हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पहले प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 12 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 12 से यहाँ पर 25 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 25 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि 12 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। तो मेरे भाई 12 से यहाँ पर 25 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 12 का किया गया है 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 12 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12 दूना के 24। और मेरे भाई इस 24 के अंदर +1 करके यहाँ पर लिखा गया है 25, यानी कि 24 और 1 मिलकर बन जाएगा 25। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 25 के अंदर और इस 25 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हम ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस 25 का भी हम सबसे पहले करेंगे 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 25 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 25 दुआ के 50। और जिस प्रकार से यहाँ पर 24 के अंदर +1 करके यहाँ पर लिखा गया है 25, उसी प्रकार से हम इस 50 के अंदर भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 50 और 1 मिलकर बन जाएगा 51। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 51। और ध्यान से देखिए 51 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को रोकना है और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर
क्या आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 18 से यहाँ पर 85 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 18 से यहाँ पर 85 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 16 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 18 से यहाँ पर 85 कैसे बना है। तो मेरे भाई 18 से यहाँ पर 85 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 18 का किया गया है 5 गुना। तो यहाँ पर देखिए 18 पंजे कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 18 पंजे 90। अब 90 से 85 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 90 में से क्या कर दें -5 कर दें तो यहाँ पर बचेगा 85। और ध्यान से देखिए 85 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। यानी कि 18 से 85 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो किया गया है 18 का 5 गुना और जो संख्या आई है उसमें से 5 को कम करके यहाँ पर लाया गया है या लिखा गया है 85। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 16 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि 16 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, 16 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इस 16 का हम करेंगे 5 गुना। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 16 का 5 गुना यानी कि 16 पंजे कितना हो जाएगा 80। और इस 80 में से हम क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। तो 80 में से -5 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 75। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 75। अब हमें देखना है कि 75 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर 75 में दिया गया है ऑप्शन एक के अंदर है। यानी कि जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 75 आया था समझना उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और बचे हुए समय के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी निश्चित कूट भाषा में KPMI को LQNJ और NSPL को OTQM लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में RWTP को क्या लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है।
तो मेरे भाई एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि KPMI को यहाँ पर LQNJ कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि NSPL को OTQM कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि RWTP को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे, तो ध्यान से समझिए। एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ध्यान से देखिए मेरे भाई, पूछा गया है कि RWTP को क्या लिखा जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि यहाँ पर KPMI को यहाँ पर LQNJ कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर अच्छे से याद हैं तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर लेटर है पहला K और K से जस्ट अगला लेटर आता है L और यहाँ पर लिखा गया है L। उसी प्रकार से K के बाद में है P से लिखा गया है Q और मेरे भाई आपको पता है अल्फाबेट लेटर के अंदर P के जस्ट आगे आता है Q। फिर देखिए P के बाद में क्या है M से यहाँ पर लिखा गया है N और M से जस्ट अगला लेटर आता है N, ठीक है। फिर देखिए M के बाद में क्या है I से यहाँ पर लिखा गया है J और आपको पता है अल्फाबेट लेटर के अंदर है I से जस्ट अगला लेटर आता है J। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है मेरे भाई, जो ये सभी अल्फाबेट लेटर हैं इन सभी से जस्ट अगले आने वाले लेटर यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पता करेंगे कि NSPL को यहाँ पर OTQM इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है N से जस्ट आगे आता है O तो यहाँ पर लिखा गया है O। फिर देखिए N से आगे है S से जस्ट अगला लेटर आता है T, यहाँ पर लिखा गया है T। फिर देखिए S के बाद में क्या है P से जस्ट अगला लेटर आता है Q तो यहाँ पर लिख दिया Q। फिर क्या है L से जस्ट अगला लेटर आता है M और यहाँ पर लिखा गया है M। यानी कि यहाँ पर भी क्या किया गया है मेरे भाई, इन सभी अल्फाबेट लेटर से जस्ट आगे आने वाले लेटर यहाँ पर लिखे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि RWTP को क्या लिखा जाएगा। तो हाँ सर, हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि RWTP को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए R से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, तो अल्फाबेट लेटर के अंदर है R से जस्ट अगला अल्फाबेट लेटर आता है S। तो यहाँ पर हम पहला लेटर भरेंगे S। इसी प्रकार से R के आगे क्या है W। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि W से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है। तो W से जस्ट अगला लेटर आता है X, तो यहाँ पर हम लिखेंगे X। उसी प्रकार से W से आगे क्या है T। अब मेरे भाई यहाँ पर हम पता करेंगे कि T से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है। तो मेरे भाई देखिए T से जस्ट अगला अल्फाबेट लेटर आता है कौन सा, U। तो यहाँ पर हम X के बाद में भरेंगे U। फिर देखिए T के आगे क्या है P। अब हम पता करेंगे कि अल्फाबेट लेटर के अंदर P से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है। तो मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर P से जस्ट अगला लेटर आता है Q, तो यहाँ पर हम भर देंगे Q। यानी कि RWTP को लिखा जाएगा SXUQ। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आंसर है SXUQ। ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन C के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन C हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 9 के बाद में दिया गया है 17 के बाद में दिया गया है 33 के बाद में दिया गया है 65 के बाद में दिया गया है 129 और 129 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 9 से कितना बन रहा है 9 से 17 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 9 का क्या कर दे 2 गुना तो 9 का 2 गुना बन जाएगा 18 और यदि हम 18 में से 1 को क्या कर दें माइनस कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 17। इसी प्रकार से देखिए 17 से कितना बन रहा है 33 17 से 33 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 17 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 17 दूना के 34 और 34 में से यदि हम 1 को क्या कर दे माइनस कर दें तो यहाँ पर बनेगा 33। इसी प्रकार से देखिए 33 से बन रहा है 65 तो 33 से 65 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यदि हम 33 का क्या कर दे 2 गुना तो 33 का 2 गुना बनेगा 66 और 66 में से यदि हम 1 को क्या कर दे माइनस कर दें तो बन जाएगा 65। फिर देखिए मेरे भाई 65 से कितना बन रहा है 129 तो 65 से 129 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 65 का क्या कर दे 2 गुना कर दें तो 65 का 2 गुना बन जाएगा 130 और 130 में से यदि हम 1 को कम कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 129। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 129 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है ना सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले हुआ है 2 गुना फिर -1 उसके बाद में 2 गुना फिर -1 उसके बाद में फिर से 2 गुना -1 उसके बाद में फिर से 2 गुना और -1 यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रहा है 2 गुना -1 2 गुना -1 2 गुना -1। इसी प्रकार से 129 से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई 129 का हम क्या करेंगे 2 गुना करेंगे और जो संख्या आएगी उसमें से 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई सबसे पहले 129 का करेंगे 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 129 का 2 गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो 129 का 2 गुना होता है 258। ठीक है, और सभी में से -1 किया गया है तो इस 258 में से भी क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो 258 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 257। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 257। अब हमें देखना है कि 257 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 257 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि इस 5वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो नीचे ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप आसानी से बता दोगे कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई ट्रिक क्या है, तो देखिए
मेरे भाई आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में कितनी बन रही है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस बड़ी वाली आकृति में इस तरह की आकृति यहाँ से यहाँ तक देखिए मेरे भाई एक आकृति बन जाएगी ये वाली। इसको ध्यान से देखिए, हम आपको एक एक आकृति को अच्छे से दिखाएंगे। मेरे भाई एक आकृति ये बन रही है, बिल्कुल सर बन रही है। अब इसी प्रकार से मेरे भाई हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रकार से मेरे भाई इसी टाइप की एक आकृति यहाँ पर ये वाली बन रही है। बोलो बन रही है? तो हाँ सर बिल्कुल ये वाली आकृति बन रही है। इसको यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है। यानी कि इस तरह की आकृति बड़ी वाली आकृति में कितनी बन रही है? 2 बन रही हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? 8 होते हैं। तो 2 आकृति बन रही हैं तो 2 को 8 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 दूना के 16, ठीक है। क्या इस आकृति में 16 त्रिभुज है? नहीं मेरे भाई, ध्यान से देखिए इसी आकृति को, इस आकृति को कितनी आकृतियां इस तरह की बड़ी वाली आकृति में 2 आकृति बन रही है। तो यहाँ पर देखिए दोनों आकृतियों को यदि हम मिलाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझना, दोनों आकृतियों को यदि हम मिलाएंगे तो दोनों आकृतियों को मिलाने पर एक त्रिभुज ये बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसके जस्ट नीचे भी एक त्रिभुज बन जाएगा इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर ये वाला। कितने त्रिभुज बन रही हैं? 2 त्रिभुज बन रही हैं। तो मेरे भाई 16 के अंदर हम क्या कर देंगे? +2 कर देंगे। तो 16 और 2 मिलकर बन जाएगा 18। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं? 18 त्रिभुज हैं। और ध्यान से देखिए 18 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भीमबेटका की गुफाएं पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मेरे भाई याद रखना भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है मंडला, ऑप्शन सी है बालाघाट, और ऑप्शन डी है सतना। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती की राजधानी थी मंडला। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है सोन नदी पर, ऑप्शन बी है क्षिप्रा नदी पर, ऑप्शन सी है चंबल नदी पर, और ऑप्शन डी है तवा नदी पर। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर
क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। और मेरे भाई ये प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गांधी सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पर। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है ग्वालियर में और ऑप्शन डी है जबलपुर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई भोपाल में स्थित है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए है 225, ऑप्शन बी है 230, ऑप्शन सी है 245 और ऑप्शन डी है 250। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो मेरे भाई मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल सीटें हैं 230। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे लंबा संविधान किस देश से प्रभावित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे लंबा संविधान अमेरिका देश से
प्रभावित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। इलाहाबाद संधि निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1763 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1764 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1765 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1766 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 में भी पूछा गया था और यही प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के अंदर भी पूछा गया था। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि इलाहाबाद संधि किस वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इलाहाबाद की संधि हुई थी वर्ष 1765 में। तो मेरे भाई 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राज्यसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राज्यसभा को अन्य उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपातकाल से, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति शासन से, ऑप्शन सी है न्यायपालिका से और ऑप्शन डी है केंद्र शासन से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं या फिर आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो मेरे भाई याद रखना आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके
एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों के मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 25 से 30 दिन शेष बचे हुए हैं और यदि आप 25 से 30 दिन के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक बार हमने जो मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है इसको आप अच्छे से जरूर तैयार कर लेना। और मेरे भाई ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये में। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर आपको लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता के अधिकार से, ऑप्शन बी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से और ऑप्शन डी है शिक्षा के अधिकार से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से जिन भी अभ्यर्थियों के लगभग 15 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।